डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाष्प दाब के अवनमन के निर्धारण की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो वाष्प दाब अवनमन और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके। तो जो वाष्प दाब का अवनमन होता है, वाष्प दाब में जो कमी आती है, उस कमी की स्टडी करने के लिए दो प्रकार की विधियां हैं। एक स्टैटिक मेथड और दूसरा डायनेमिक मेथड। स्टैटिक मेथड नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक विधि। इस विधि में स्टैटिक मेथड के अंदर कोई भी जो लिक्विड अपन लेंगे, जिसका अपने को वाष्प दाब अवनमन अध्ययन करना है, उसको स्थिर अवस्था में रखेंगे। और गतिक विधि डायनेमिक मेथड जो है, उस डायनेमिक मेथड में हम क्या करेंगे, जो द्रव्य है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके वाष्प दाब अवनमन की बात करते हैं, तो उसमें या तो एयर का फ्लो करते हैं, वायु प्रवाहित करके को गतिक अवस्था में लाते हैं, या फिर लिक्विड को गर्म किया जाता है, तो वो भी एक डायनेमिक मेथड हो जाता है। तो दो प्रकार की विधियां हो गई, स्टैटिक विधि और गतिक विधि। बहुत सारी इनकी विधियां हैं, जिनमें हम आज सबसे पहले मैनोमेट्रिक मेथड की बात करते हैं। मैनोमेट्रिक विधि, मैनोमेट्रिक विधि में क्या होता है, मैनोमीटर क्या काम आता है पता है क्या? मैनोमीटर आता है दाब नापने के काम, और यहाँ पे अपने को वाष्प दाब ज्ञात करना है। इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम है मैनोमेट्रिक मेथड। तो मैनोमेट्रिक विधि जो है, इसमें क्या होता है, नंबर 1 जो ऊपर अपन ने एक्सप्लेन करके आए हैं, सबसे पहले ये स्टैटिक विधि है, स्टैटिक मेथड है। तो इसमें लिक्विड होता है, उसको अपन स्थिर अवस्था में रखते हैं। इस विधि द्वारा वाष्प दाब अवनमन ज्ञात करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मैनोमीटर डेवलप किया जाता है। मैनोमीटर मतलब दाब नापने के लिए यूज जाता है। यहाँ पे हम वाष्प दाब की बात करते हैं। ये जो आपका डायग्राम है, इसमें दो बल्ब हैं, दोनों साइड में दिख रहे हैं आपको गोल वाले। ये दोनों बल्ब हैं, इनके बीच में ये यू टाइप की नली जो है, इसके द्वारा मैनोमीटर जुड़ा हुआ है। और यहाँ S1 एंड S2 दो टैप लगी हुई हैं, और ऊपर की तरफ ये पंप है जो वैक्यूम क्रिएट करने के काम आता है। तो ये जो बल्ब हैं B और A, इनमें क्या है, बल्ब B है उसमें सॉल्यूशन लिया है, और बल्ब A में लिया है अपन सॉल्वेंट। ओके, इसमें और आगे डिस्कशन करने से पहले देखिए, इसमें ये जो डायग्राम बना है, इसमें वाटर लेवल या लिक्विड का जो लेवल है, वाटर नहीं है यहाँ पे, वो लिक्विड भरा हुआ है। मरकरी की जगह दूसरे ऐसे लिक्विड भरे जाते हैं जिनका वाष्प दाब कम होता है। यहाँ पे इस साइड से प्रेशर ज़्यादा है या इस साइड से प्रेशर ज़्यादा है? इस साइड से प्रेशर ज़्यादा है। ज़्यादा प्रेशर होगा उस साइड से ये लेवल नीचे की तरफ दब जाएगा वेपर प्रेशर के कारण, और जिधर से कम होगा वहाँ ये ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, जो अपन पढ़ते आए हैं अभी तक, तो ये ध्यान रखना है। इसमें दो बल्ब होते हैं, जो मैं आपको बता चुका। S1 और S2 ऊपर जो आए थे, वो दो टेप लगी हुई होती हैं बंद करने के लिए और खोलने के लिए। और मैनोमीटर में पारे के स्थान पर, जो मैं आपको बता चुका, ऐसा कोई अवाष्पशील द्रव्य लेते हैं जिसकी डेंसिटी कम हो। यदि वेपोराइज होने वाला लिक्विड होगा तो उस स्थिति में उसका भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वेपर प्रेशर में, इसलिए अवाष्पशील द्रव्य लेते हैं, जैसे N-ब्यूटिल थैलेट, N-ब्यूटिल थैलेट, फैलिक एसिड से थैलेट बनाते हैं, N-ब्यूटिल जोड़ देते हैं उसके साथ, N-ब्यूटिल थैलेट। बीटा ब्रोमो
बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन, बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन या एपीजोन, बीटा ब्रोमोनेफ्थलीन, एन ब्यूटिल थैलेट और इसी टाइप के और पदार्थ जिनका लो वेपर प्रेशर होता है, उन सभी को ब्रांड नेम एपीजोन के नाम से बिकते हैं ये मार्केट में, इसलिए एपीजोन तेल नाम इसमें दिया गया। अब क्या करते हैं इस उपकरण में, बीच वाले पार्ट की बात बता दी अपने, जो मैनोमीटर के रूप में काम करता है, उसमें एन ब्यूटिल थैलेट लेते हैं या टेब्रोमोनेफ्थलीन लेते हैं या एपीजोन ऑयल, अदर कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसका लो वेपर प्रेशर हो। इस उपकरण को एक ताप स्थायी में रखकर निर्वात किया जाता है। इसको थर्मोस्टेट में रख देते हैं। थर्मोस्टेट में रखने के बाद ऊपर जो डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, ऊपर की तरफ मैंने उसमें लिखा था 2 पंप, तो वो वैक्यूम होता है। पंप से हम उसके अंदर की जो एयर है उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं, तो उससे निर्वात उत्पन्न हो जाता है, उसमें एयर नहीं रहती है, जिससे वायु व अन्य गलीय गैसें बाहर हो जाएंगी, निर्वात क्रिएट करेंगे अपन पंप से। तो अब केवल विलायक की वेपर शेष रह जाती है, तब टोंटियों को अब क्या होगा, विलायक उसके अंदर यदि अपन एयर को पूरी को हटा देंगे तो विलायक की वेपर रहेगी, तो सॉल्यूशन भी तो लिया है अपन ने, सोल्यूट की वेपर नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट अपन ने अवाष्प से लिया है। ठीक है। अब नलियों में केवल विलायक की वाष्प शेष रहती है। जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है, अब वेपर उसके अंदर क्रिएट होती रहती है। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब लेवल स्थिर हो जाते हैं, तो दोनों नलियों में द्रव्य के तलों का अंतर जो होता है वो पढ़ लेते हैं। P माइनस पी एस से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, उनके बीच का जो अंतर होगा। मैंने आपको दिखाया था कि जो सोलवेंट ले रखा है एक साइड में, उस सोलवेंट की साइड से क्या होता है, दबा हुआ है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें भी सोलवेंट तो वही है, बट उसका वेपर प्रेशर लोअरिंग हो जाती है तो कम होता है। तो उसका जो लेवल का डिफरेंस आएगा ना दोनों नलियों में, यू ट्यूब जैसी जो बनी है इसमें, ये सीधा P माइनस पी एस का अर्थात वाष्प दाब अवनमन की वैल्यू को डिनोट करता है। ये मेथड, आप कोई भी विधि की बात करते हैं उसके बाद ये बताते हैं कि ये मेथड किस काम आता है। तो ये विधि सांद्र विलयनों के लिए तथा उच्च तापों के लिए, जिन पर वेपर प्रेशर अधिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। क्योंकि अपन वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो यदि वेपर प्रेशर कम होगा तो उस सिचुएशन में एकदम से कम होगा तो मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कहते हैं कंसनट्रेट सॉल्यूशंस के लिए एंड हाई टेम्परेचर्स पे जब वेपर प्रेशर अधिक होता है, उस कंडीशन में ये मेथड यूजफुल है। और ये क्या था, स्टैटिक मेथड। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो दूसरा मेथड है ओस्टवाल्ड या ओसवाल्ड बोलते हैं इसको, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर की गतिक विधि। विधि के नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज डायनेमिक मेथड। इट मीन्स या तो कोई एयर फ्लो की जाती है या उस लिक्विड को खुद को फ्लो किया जाता है, कोई ना कोई गति की जाती है। ओके। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण में बल्बों के 2 समुच्चय ए व बी, 2 बल्ब होते हैं, बल्बों के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, और यू नलियों का एक ग्रुप होता है। यू ट्यूब होते हैं, उनको आपस में बल्ब को जोड़ने के लिए, और ये आपस में नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। अब क्या है, समुच्चय ग्रुप ए में विलयन की मात्रा तथा समुच्चय बी में शुद्ध विलायक की ज्ञात मात्रा भरी रहती है। तो ग्रुप ए में जो बल्ब हैं उसमें अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन भर देते हैं, और ग्रुप बी है उसके जो बल्ब हैं उनमें प्योर सॉल्वेंट भर देते हैं। इस प्रकार यू नलियों में, जो यू नली यू ट्यूब्स जिनसे जोड़ते हैं, उनमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड की ज्ञात मात्रा लेते हैं। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या काम आता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। निर्जल नाम दे रखा है, वैसे ये निर्जलीकार के रूप में काम होता है। इसमें वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, वो हटाकर यूज करते हैं। बल्बों के दोनों समुच्चयों तथा यू नलियों को परस्पर जोड़कर ताप स्थायी, फिर वही बात थर्मोस्टेट में, कोई भी एक्सपेरिमेंट थर्मोस्टेट में करेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंगे। यू नलिका के एक सिरे को एस्पिरेटर से जोड़ देते हैं, जो वेपर जो एब्जॉर्ब होगी कैल्शियम क्लोराइड उसको खींच सके। अब ये डायग्राम है, इसमें देखिए क्या क्या बना हुआ, जो हमने बात की वही चीज़ें हैं। ये 2 एस्पिरेटर
जहाँ पे ये संगलित फ्यूज्ड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें वाटर जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जब हम लेते हैं तो ये टू एस्पिरेटर एंड इधर से प्योर ड्राई एयर फ्लो की जाती है। इसमें गतिक मेथड है ना नाम इसका। और ये जो बल्ब्स हैं, ये 2 बल्ब हैं जिनको नाम A दिया है अपन ने, 2 बल्ब हैं उनको नाम B दिया है, और ये जो है U ट्यूब से जुड़े हैं। सॉल्यूशन A बल्ब जो दोनों उनमें सॉल्यूशन लेते हैं, और B बल्ब जो बल्ब्स का ग्रुप है उसमें अपन सॉल्वेंट लेते हैं। ओके, ये आपको पता ही है इसमें क्या क्या मैंने आपको बता चुका। अब क्या करते हैं, शोधित शुष्क वायु को पहले विलयन के बल्बों के समुच्चय A में, जिनमें विलयन भरा होता है, इसे प्रभावित करते हैं। ड्राई एयर एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ड्राई एयर प्रभावित करते हैं, जिससे समुच्चय A में जिन विलयन भरा होता है इसे प्रभावित करते हैं। यहाँ ये विलयन की वाष्पों से संतृप्त हो जाती है। जो एयर ड्राई एयर लिए अपन ने, वो क्या होता है, वेपर जो होती है सॉल्यूशन की, उससे सेचुरेटेड हो जाती है और विलयन की वाष्पों को अवशोषित कर लेती है। विलयन की अवशोषित वाष्पों की मात्रा उस ताप पर विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। विलयन के अवशोषित वाष्प जो होती है उसकी मात्रा उस ताप पर विलयन के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अपन ने एयर फ्लो किया और जो विलयन के ऊपर से जब एयर निकलती है तो वो वेपर को एब्जॉर्ब करती है, और जो वेपर को एब्जॉर्ब करती है, वेपर वाष्प की जो मात्रा होती है विलयन की, वो उस ताप पर, थर्मोस्टेट में तो एक निश्चित ताप है, उस ताप पर विलयन के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। अतः विलयन के बाहर में जो कमी आएगी, जो विलयन अपने लिए एक निश्चित मात्रा में लिया, उसके बाहर में जो कमी आएगी वो PS के समानुपाती होती है, विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। ओके, अब विलयन के वाष्पों से संतृप्त वायु को अब शुद्ध विलायकों से भरे बल्बों के समुच्चय B से प्रभावित करते हैं। यहाँ ये वायु विलायक की वाष्पों को अवशोषित करती है। जैसे अपन ने ग्रुप A थे जिसमें 2 बल्ब थे, उसके सॉल्यूशन की निकाली, वैसे ही इस एयर को अपन सॉल्वेंट है उसके 2 बल्ब हैं उन पर से प्रभावित करते हैं। वेपर एब्जॉर्ब होगी और उस वेपर की जो एब्जॉर्ब विलायक की अवशोषित वाष्प की मात्रा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P तथा विलयन के वाष्प दाब PS के अंतर के समानुपाती होती है। तथा विलायक के बाहर में जो कमी आएगी वो P - PS के समानुपाती होगी। तो बल्ब्स के समुच्चय A हैं, उनके बाहर में जो कमी आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड बल्ब के समुच्चय B के बाहर में जो कमी आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P - PS। देन बल्ब के समुच्चय A + B के बाहर में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे PS P - PS को, तो PS + P - PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। A व B के बाहर में कमी है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, प्योर सॉल्वेंट का जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इससे अपन इक्वेशन बना सकते हैं। बल्बों के B समुच्चय के बाहर में कमी P - PS है, बल्ब A + B समुच्चय के बारे में कमी P, तो P - PS अपॉन P क्या होता है, दिस रेशियो क्या कहता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि विलायक जल हो तो समुच्चय B से निकली वायु को संगलित कैल्शियम क्लोराइड से भरी U नलियों में से प्रवाहित किया जाता है। अब ये कह रहा है कि यदि सॉल्वेंट अपने पास वाटर है, उसी कंडीशन में ये अप्लाई किसी, क्योंकि वेपर प्रेशर है, उसको कैल्शियम क्लोराइड जो अपन ने लिया है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जलवाष्प को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस प्रकार इनके बाहर में होने वाली वृद्धि जो है A व B के बाहर में होने वाली कुल कमी के बराबर होगी। कैल्शियम क्लोराइड के बाहर में जो वृद्धि होगी वो A व B दोनों जो बल्ब हैं उनके बाहर में कमी उसकी इक्वल होगी। इस स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के बाहर में जो वृद्धि होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब A + B के बाहर में कमी थी उसके इक्वल होगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अतः B बल्बों के समुच्चय के बाहर में कमी डिवाइडेड बाई कैल्शियम क्लोराइड युक्त नलियों के बाहर में वृद्धि। वही चीज़ अपने यहाँ दोबारा कैल्शियम क्लोराइड तभी लेते हैं जब सॉल्वेंट अपने पास वाटर, तो P - PS डिवाइडेड बाई P। और ये क्या चीज़ है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट एनी टेम्परेचर वी कैन टेक, कोई भी तापमान हम ले सकते हैं, किसी तापमान पे ये कर सकते हैं। इस प्रकार वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मान समुच्चय A तथा समुच्चय B के बाहर में कमी मापकर
या समुच्चय बी के बाहर में कमी एवं कैल्शियम क्लोराइड नलियों के बाहर में वृद्धि को मापकर ज्ञात कर सकते हैं। वाटर है तो अपन कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः जल में अवेलेबल होते हैं, आपको पता ही है, तो इनके अणुभारों का निर्धारण एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, वाटर की जगह सॉल्वेंट के रूप में एल्कोहल ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में दो बलों को अलग अलग तोड़ लेते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड से बरी U2 नहीं लगाते। यदि वाटर की जगह दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड से बरी U2 नहीं लगाएंगे, उसका डायरेक्टली जो बाहर में कमी आती है उसी के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं A+B। इस प्रकार ये जो दोनों मेथड हैं, दूसरा मेथड का नाम क्या था जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर डायनेमिक मेथड, और पहला जो मैनोमेट्रिक मेथड था जो स्टैटिक मेथड था। इस प्रकार से इनकी कई विधियाँ होती हैं और अपन रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।